हेलो गाइस, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर है ये वो चैप्टर है। और इसमें जो जो टॉपिक्स रह गए थे फर्स्ट पार्ट में वो कवर करेंगे हम इस वीडियो में। पहला टॉपिक है, ये देख सकते हो आप, हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके। यानी वहाँ के लोग जो हैं वो अपना जीवन कैसे निर्वाह करते थे। जैसे कि आज के डेट में आप देख सकते हो कि आज के दिन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो आज कुछ काम कंप्यूटर से हो जाता है, कुछ गाड़ी से, कुछ ट्रैक्टर के द्वारा ऐसे काम हो जाते हैं, ऐसे काम लोग करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम में लोग कैसे क्या काम करते थे, कैसे रहते थे, अपना जीवन कैसे चलाते थे। तो उस टाइम में लोग कृषि, पशुपालन, शिकार, ये 3 काम करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। इस 3 काम पे वो निर्भर थे। ठीक है, तो पहला देखते हैं ये कृषि। कृषि के अंदर वो क्या क्या करते थे, क्या क्या उपजाऊ करते थे वो, और सिंचाई वगैरह कैसे करते थे, इनकी जानकारी के लिए हम यहाँ पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, दाल, बाजरा, सफ़ेद चना आदि उगाते थे। सिंचाई के लिए वे नहरों एवं कुओं का प्रयोग करते थे। हड़प्पा ही मोहरों में वृक्ष बैल की जानकारी मिलती है, जिससे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा के लोग खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे। तो इसमें यह है कि जो वहाँ पे है कुछ जानकारी ऐसी मिली है जैसे कि जिससे पता लगाया जा सका है कि बैलों के द्वारा खेतों को जोता जाता था उस समय। ठीक है, और सिंचाई के लिए नहरों से सिंचाई करते थे और कुओं से सिंचाई करते थे। कई जगहों पर हल के प्रतिरूप भी मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि खेत में हल के द्वारा जुताई की जाती थी। तो हल के प्रतिरूप मिलने से ये पता चल गई कि हल, यहाँ पे हल के द्वारा जुताई किया जाता था। ठीक है, कालीबंगन और राजस्थान में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि एक साथ 2 अलग-अलग फसल उगाई जाती थी। तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं कि उसको देख के ऐसा लगता था कि वहाँ पे 2 फसलें उगाई जाती थी एक साथ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी और पत्थर के बने औजार का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया करते थे। तो वहाँ के लोग जो है फसल लगाने के बाद उसको काटना भी होता है, तो उसके लिए वो लकड़ी और पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे उसको काटने के लिए। और जो अभी है ये दूसरा, पशुपालन। पशुपालन उसमें क्या क्या करते थे, वो कौन कौन से जानवर पालते थे, चलिए देखते हैं इसमें। हड़प्पा स्थलों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर जैसे जानवरों की हड्डी प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि यह लोग इन जानवरों को पालते थे। ठीक है, तो इसके अंदर यह है कि मतलब भैंस, मवेशी, बकरी, सूअर और जानवरों की हड्डी मिली है। जो वो पालते थे उन जानवरों की हड्डी मिली है वहाँ पे। तो हड्डियों से अनुमान लगाया गया है कि वो पालते थे वहाँ पे। शिकार, शिकार के अंदर वो क्या क्या शिकार करते थे और कैसे क्या करते थे, ये एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मछली पकड़, पक्षियों एवं जंगली जानवरों की हड्डी भी मिली है, जिससे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा से निवासी जानवरों का मांस खाया करते थे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इसमें भी हड्डी से अनुमान लगाया गया है और इसमें भी हड्डी से ही अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे कि हो सकता है वो भैंस वगैरह भी खाते ही होंगे, तो इस तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो भैंस, बकरी, मवेशी है उनके हड्डी एक साथ पाए गए होंगे, उनके अवशेष एक साथ ही पाए होंगे। जैसे कहीं पे कोई मतलब कहीं पे कोई दब जाता है तो उसका जो हड्डी होता है पूरा स्ट्रक्चर वैसे वैसे बना होता है, उसी तरीके से मिले होंगे, तभी इन्होंने वो लगाया है कि ये जानवर पालते हैं। और इसमें क्या करते होंगे, जो खाते होंगे उस जानवरों को, वो हड्डियां हैं जो अलग अलग मिली होंगी, एक एक, कहीं एक यहाँ पे मिल रही है तो एक वहाँ पे मिल रही है, ऐसे थोड़ा दूर दूर डिस्टेंस होंगे उन हड्डियों में। ठीक है,
और जो ये पालने वाले हैं उनकी जो हड्डियां हैं वो सब एक जगह होंगी, एक जगह, उनकी अवशेष एक जगह होंगी। तो इस तरीके से वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के दो मुख्य शहर में से एक है। इसमें से पहला शहर हड़प्पा तथा दूसरा शहर मोहनजोदड़ो। तो ये मोहनजोदड़ो आपको समझ आ गया। जो हड़प्पा सभ्यता है उसके दो शहर थे, दो शहर। उस दो शहर का नाम, पहला नाम था हड़प्पा सभ्यता और दूसरा नाम था मोहनजोदड़ो। तो अभी हमने हड़प्पा की बात करी थी, हड़प्पा शहर वाली शहर की हड़प्पा शहर की बात करी थी। अब करेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की विशेषता, यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे मुख्य शहरों में से एक था। ये जो शहर है हड़प्पा सभ्यता के सबसे शहरों में से मुख्य शहर एक था ये। यह आधुनिक पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। ये जो है आधुनिक पाकिस्तान, जो आज के पाकिस्तान है उसके पाकिस्तान में लड़काना ज़िले, लड़काना, अभी जो लड़काना ज़िले है वहाँ पे नाम है, वहाँ स्थित है ये मोहनजोदड़ो। इसका क्षेत्रफल लगभग, मतलब वहाँ स्थित था, ठीक है, स्थित है नहीं अब तो वो ख़त्म हो चुका है। इसका क्षेत्रफल लगभग 125 हेक्टेयर था। मोहनजोदड़ो में नगर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था। जो मोहनजोदड़ो है उसमें नगर उसको दो क्षेत्रों में बांटा गया था। पहला था दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग और निचला शहर, इन दो क्षेत्र में बांटा गया था नगर को। जो मोहनजोदड़ो की नगर थी उसको दो भागों में बांटा गया था। पहला था दुर्ग और निचला शहर, पहला दुर्ग और दूसरा निचला शहर। तो दुर्ग में क्या क्या थे, मतलब वो देखते हैं आज। दुर्ग आकार में छोटा था, इसे ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग को चारों तरफ दीवार से घेरा गया था। यह दीवार ही इसे निचले शहर से अलग करती थी। जो दुर्ग था वो छोटा सा था और उसको चारों तरफ से दीवार से घेरा किया गया था उसमें, ठीक है, और ऊंचाई पे भी था दुर्ग। तो ये जो दीवार थी उसी ने मतलब उसको अलग किया था छोटे निचले शहर से दुर्ग, इस दीवार ने अलग किया था इन दोनों को। निचला शहर में क्या था देखते हैं। निचला शहर आकार में दुर्ग से बड़ा था। यह सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था। यहाँ की मुख्य विशेषताएं इसकी जल निकासी प्रणाली थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो दुर्ग थी वो छोटा सा मतलब छोटा था आकार में और चारों तरफ से घेरा किया गया था उसके अंदर। तो इसका मतलब है वहाँ जो है बड़े बड़े लोग, जैसे आज की डेट में कह सकते हो आप, जो गवर्नमेंट जॉब में होती है बड़ी बड़ी पोस्ट पे, तो उनके लिए अलग से घर प्रोवाइड करवाते हैं सरकार। तो उनकी जो फैसिलिटी है अलग ही होती है। तो इस तरीके से उस टाइम में भी ये सब थी कि जो ऊंचे लोग थे उनको उसमें रखा जाता था और उसके लिए सुरक्षा के लिए चारों तरफ से किला, मतलब वो दीवार की घेरा करते थे। और यहाँ पे निचला शहर में जो लोग थे वो थोड़े, मतलब जो एरिया था उनका वो बहुत आकार में, और वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते थे। और यहाँ की मुख्य विशेषता ये थी निचले शहर की कि यहाँ पे जो जल निकासी प्रणाली थी ना वो बहुत बढ़िया थी। यहाँ की जो आज के जल निकासी प्रणाली है उसको टक्कर देती थी वो जल निकासी प्रणाली। दुर्ग, माल गोदाम, अन्य करा माल गोदाम, जो दुर्ग है वहाँ माल गोदाम, यह एक बड़े आकार का गोदाम होता था जिसमें अनाज को रखा जाता था। तो ये देख सकते हो, यहाँ से पता चल गया होगा आपको कि दुर्ग जो है वो छोटा इसलिए था, छोटा मतलब उसको किलाबंदी इसलिए किया गया था, मतलब दीवार से घेरा गया था, क्योंकि वहाँ पे जो है एक बड़े आकार में गोदाम था जिसमें अनाज को रखा जाता था। ठीक है,
विशाल स्नानगार जो दुर्ग है, उसमें दुर्ग पर बहुत से बड़े बड़े स्नानागार के अवशेष मिले हैं। इनका आकार 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.4 मीटर गहरा था ये। तो मतलब इसमें ये समझ में आता है कि जो दुर्ग थे उसमें स्नानगार यानी नहाने वाली बाथरूम मतलब जगह मिली है, जिसके बारे में इसमें बता रखा है। इसके चारों ओर बरामदे होते थे। स्नानागार को भरने के लिए कुओं का प्रबंधन था। मतलब जो स्नानागार थे उसके अंदर जो है पानी भरने के लिए वो थे, कुओं का प्रबंधन था वहाँ पे। ऐसा माना जाता है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए या विशेष अवसरों पर नहाने के लिए किया जाता था। तो जैसे कि देख सकते हो आप, आज के डेट में भी क्या होता है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जो बाथरूम होते हैं बहुत बड़ा होता है और उसमें नहाने के लिए मतलब सब फैसिलिटी होती है पानी वगैरह की, और नहाने के लिए बड़े मात्रा पे छोटे छोटे कमरे जिसको नहाने बाथरूम बोलते हैं वो बनाए होते हैं। तो वही बता रखा है यहाँ पे कि जो दुर्ग थे वहाँ पे जो था बाथरूम था, और बाथरूम के मतलब बहुत बड़ा था। मतलब वो बाथरूम उसमें 2 3 4 5 10 ऐसे छोटे छोटे बाथरूम बने हुए थे, और पानी के लिए बीच में कुआं भी था। तो इसका प्रयोग बड़े से उसमें करते थे। इसका प्रयोग धार्मिक, जैसे कभी त्यौहार हो गया तो उस पे मतलब उसको यूज़ करते थे उस बाथरूम का। तो वहाँ विशाल स्नानागार थे दुर्ग में, माल गोदाम, ये 2 चीज़ें वहाँ पे थे दुर्ग में। जलाशयों में तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिण ओर से सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। इन सभी जलाशयों को मुख्य नालियों से जोड़ा जाता था। जो वहाँ जलाशय थे, जलाशयों में तल तक जाने के लिए यानी धरती तक पहुँचने के लिए उत्तरी और दक्षिण की ओर से सीढ़ी भी बनाई गई थी। तो उसमें जो है नीचे जाने के लिए, पानी तक मतलब ज़मीन तक पहुंचने के लिए वो बनाए हुए थे, सीढ़ी बनी हुई थी। इन सभी जलाशयों को मुख्य नाली से जोड़ा जाता था। ये जो जलाशय थे उसमें नाली लगाई हुई थी, उससे पानी निकालने के लिए मतलब कुछ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था वहाँ पे। और यहाँ पे हम बात करते हैं निचला शहर। तो निचले शहर में क्या क्या खास थी ये देखते हैं आगे। सड़कें, मोहनजोदड़ो में सड़क 4 से 10 फीट तक चौड़ी थी। यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। कई इतिहासकारों का कहना है कि सड़कों को इस तरह से बनाया गया था ताकि वह हवा के जरिए अपने आप साफ हो जाए। तो यहाँ पे जो है सड़कें हैं 4 से 10 मीटर तक चौड़ी थी। सड़कें को इस तरीके से बनाया गया था वहाँ पे कि जो हवा है बहती रहती है, उसी हवा के थ्रू जो वहाँ पे मतलब छोटे मोटे धूल वगैरह कचरा है वो सब साफ़ हो जाए अपने आप ही। जैसे कि आज भी थोड़ी बहुत हवा चलती है तो सड़कें देखते होंगे कि कई जगह बहुत अच्छा से साफ़ हो जाती है। उसी तरीके से ऐसे वहाँ बनाया गया था ताकि साफ़ करनी ना पड़े, अपने आप ही साफ़ हो जाए। जल निकासी प्रणाली, इसमें जो निचला शहर था उसमें जल निकासी प्रणाली देखिए, नियोजित ढंग से नाली एवं गली का निर्माण किया गया था। नालियों के निर्माण के लिए
जिप्सम के गाढ़े का प्रयोग किया जाता था जिप्सम। नालियों को ईंटों से ढका जाता था ताकि कूड़ा कचरा करकट से बचाया जा सके। वर्षा जल निकास के लिए विशेष प्रबंधन किए गए थे। तो वहाँ पे क्या था कि जो नालियाँ थी उसको मतलब ईंटों से ढका जाता था। जैसे आज के समय में आप देखते होंगे कि नालियाँ खुली रहती है तो सही नहीं लगती, उसके ऊपर क्या करते हैं, एक पत्थर या कुछ ईंट जैसी चीज़ें रख देते हैं जिससे नालियाँ ढक जाती है। मतलब सिंपल सी बात है, उसको नाली आज भी ढक के रखते हैं अपन लोग। उस टाइम में भी वो लोग क्या करते थे, नाली को ढक के रखा करते थे ताकि उसमें कुछ चला ना जाए, कचरा वगैरह या कोई बड़ी सी चीज़ जो उसको जाम कर दे। उससे बचाने के लिए वो नालियों को ढक के रखा करते थे। और वर्षा जल के लिए, जो बारिश का पानी होता था उसको निकलने के लिए अलग से रास्ते, ताकि वो कहीं पे भर ना जाए, इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे वर्षा के लिए अलग से मतलब प्रबंधन थे जल निकलने के लिए। भवन निर्माण। मोहनजोदड़ो में सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था। आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया जाता था। बीच में आंगन जैसे मतलब खाली जगह होती थी, आंगन जिसे आंगन बोलते थे, और उसको चारों तरफ मतलब कमरे घर बनाए जाते थे। हर घर में बड़े बड़े आंगन होते थे। हर घर में पक्की ईंटों का बना हुआ स्नानागार होता था। घरों के अंदर कुएं का निर्माण किया जाता था। पानी की निकासी के लिए हर घर में नालियों का प्रबंधन किया जाता था। इस आंगन का उपयोग खाना पकाने एवं अन्य कार्यों के लिए किया जाता था। निचले कमरों में खिड़कियां नहीं होती थीं और दरवाजे आंगन की तरफ खुले थे। स्नानगार की नालियां बाहर गलियों के नालियों से जुड़ी होती थी। कई घरों में सीढ़ियां भी मिली हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वहां मकान 2 मंजिल के भी होते थे। अकेले मोहनजोदड़ो में ही लगभग 700 अलग अलग कुएं प्राप्त हुए। ये जो है लोग क्या करते थे, वहाँ के लोग इस तरीके से घर बनाते थे कि आंगन अलग, मतलब आंगन रखते थे, उसके अंदर आंगन में ही मतलब उस आंगन का प्रयोग करते थे। जैसे कि कुछ खाना पकाने के लिए हो गया, उस आंगन में कर लिया काम, ठीक है, मतलब बहुत से कार्य करते थे उसके अंदर, आंगन के अंदर, ठीक है। अन्य विशेषता। यात्रियों के लिए सराय का निर्माण किया गया था। बर्तन पकाने के लिए भट्टी को शहर से बाहर बनाया जाता था ताकि शहर में प्रदूषण ना हो सके। गलियों का निर्माण इस तरीके से किया गया था ताकि सूर्य की रोशनी कोने कोने तक जा सके। रात को सुरक्षा के लिए पहरेदार तैनात किए जाते थे। कूड़ों को नहरों से बाहर गड्ढों में दबाया जाता था। ये इनकी विशेषता है मोहनजोदड़ो की। सामाजिक विभिन्नता, ये टॉपिक अलग है, मतलब इसी चैप्टर का है पर अलग है इनसे। सामाजिक विभिन्नता, ठीक है। सामाजिक विभिन्नता इसमें क्या थी, तो इसके अंदर जो थे जानकारी हमें सावधान एवं विलासिता की वस्तु से मिलती है। समाधान क्या है, समाधान जो मतलब आदमी मतलब मर जाते हैं उसको जो दफना कर या कैसे क्या करते हैं उसके बारे में समाधान, उसको समाधान बोलते हैं, ठीक है। समाधान, यहाँ पर अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफना कर किया जाता था। पाई गई कब्रों की बनावट एक दूसरे से अलग अलग है। कई कब्रों में ईंट की चिनाई की गई, कई कब्रों में ईंट की चिनाई की गई है, जबकि कई कब्रों में सामान्य है। तो इससे अब पता चल जाता है कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो है कबर बने हैं, उसका बनावट कई मतलब ऐसे हैं जो उस पर डिज़ाइन गढ़े हैं। जो और भी कबर हैं उनमें ऐसा नॉर्मल सा है,
और जो कई कब्र है उसमें ईंट से चिनाई की गई है भाई। तो इससे साफ पता चल जाता है अमीरी गरीबी का, ठीक है। जो बंदा अमीर होगा उसके कब्र में मतलब बहुत से डिज़ाइन वगैरह बना के उसको दफनाया गया होगा। जो नॉर्मल बंदा है उसका नॉर्मली कब्र होगा, ठीक है। कब्रों में व्यक्तियों के साथ मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी दफनाए जाते थे, क्योंकि शायद हड़प्पा के लोग पूर्ण जन्म में विश्वास रखते थे। जो कब्र है उनके साथ उनमें बर्तन और आभूषण है वो भी दफनाते थे, ताकि वो समझते थे कि इसके बाद जो जीवन होंगे उनका अलग, उनका पूर्ण जन्म होता होगा, तो उसके लिए ये बर्तन और ये आभूषण काम आएंगे उसको। तो ये सोचकर वो ये सब करते थे। कब्र में से तांबे के दर्पण, मनके और आभूषण आदि भी मिले हैं। वहाँ से देखो तांबे के दर्पण मतलब ऐना जो बोलते हैं, आज मिरर बोलते हैं, वो है दर्पण। तो उसमें ये मिले हैं, तो इसका मतलब है कि वो उस मतलब पूर्ण जन्म में यूज़ करेंगे, ऐसा सोच के उनने पहले दफनाते थे। तांबे के बर्तन मतलब बर्तन और तांबे के मिरर